क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस कौन सी है और इन सभी प्रोसेस का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होने वाला है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। पहले हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो वर्ड है इस चैप्टर की जो हेडिंग है उसका मतलब क्या होता है। ऐसी सभी प्रोसेसेस जो सभी ऑर्गेनिज्म करने वाले हैं अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो होती है लाइफ प्रोसेस। तो बड़ा सिंपल था, वो डेफिनेशन भी आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है जो एक ऑर्गेनिज्म को जरूरी है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, वो होती है पहली न्यूट्रिशन, नेक्स्ट रेस्पिरेशन एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। जी हां, इन चार ही लाइफ प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं और यही है वो चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे चार अलग अलग कॉलम्स में। तो बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में पहली इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में जो कि है न्यूट्रिशन। तो चलिए अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन की, समझते हैं न्यूट्रिशन को पहले सिंपल लैंग्वेज में और फिर हम समझेंगे ऑफिशियली उसकी डेफिनेशन क्या है और उसे एग्जाम में हम कैसे लिखने वाले हैं। तो क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, आप खाना खाते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, सुबह भी खाते हैं शाम को भी खाते हैं, उसके बिना काम कैसे चलेगा। बढ़िया बात है, तो एक और चीज बता दीजिए क्यों खा रहे हैं। तो अब आपके मन में चीज आ रही होगी, सर इसलिए खा रहे हैं, एनर्जी मिलती है जब भी तो हम खेलने जा पाते हैं, फुटबॉल क्रिकेट, और स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर पा रहे हैं और मोबाइल भी चला पा रहे हैं और वीडियो गेम्स के सभी के लिए एनर्जी लगती है और यहां तक कि आपका लेक्चर्स देखने के लिए भी तो एनर्जी लग रही है। तो फूड खाना तो जरूरी है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि हम फूड इसीलिए खा रहे हैं ताकि हमें क्या मिले, उससे ढेर सारी एनर्जी। तो यहां पर न्यूट्रिशन वही का वही है जो आप रोज की रोज कर रहे हैं। तो क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करना। क्या ऑब्टेन करना? न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करना फूड से, जो हम खाना खा रहे हैं उससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करना कहलाता है न्यूट्रिशन। और ये हम किसी लिए कर रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले हमारी डे टू डे यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम है वो करने के लिए, और हमारे जो टिश्यूज है अंदर और जो बाकी लाइफ प्रोसेस हो रही है उन सबको एनर्जी भी मिले, क्योंकि हार्ट भी पंप कर रहा है, आप लगातार ब्रीथिंग भी कर रहे हैं, आपके नए सेल्स भी बन रहे हैं। तो हमें दिखता नहीं है, हम खुद करते नहीं है, लेकिन इन कामों को भी थोड़ी बहुत एनर्जी तो चाहिए, तो इन कामों को भी एनर्जी यहां से मिले। तो अब हम डेफिनेशन पे ध्यान देंगे क्योंकि हम न्यूट्रिशन को थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझ चुके हैं। तो चलिए अब इसे अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो क्या है न्यूट्रिशन? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेंगे फूड से, किस लिए? ताकि हमें मिले ढेर सारी एनर्जी टू मेंटेन और ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, यानी कि टिश्यूज भी रिपेयर हो पाए, नए सेल बन पाए और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती रहे। और ऐसे ही आप जो रोजमर्रा में काम कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, वो करते रहे क्योंकि आपको एनर्जी मिलेगी। तो न्यूट्रिएंट्स हम समझ चुके हैं, यानी कि न्यूट्रिशन हम समझ चुके। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमें क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या है, जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, और वो तो हमें चाहिए ही हमारी बॉडी की एक प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। तो न्यूट्रिशन भी क्लियर हो चुका है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये भी क्लियर हो चुका है और ये भी पता चल गया है ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, जो हम खाना खा रहे हैं ढेर सारी एनर्जी पाने के लिए, वही प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, वहां पर ऐसा नहीं लिखना है, वहां पर आपको इस डेफिनेशन का यूज करना है। तो अब क्या होता है, जितने भी सभी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ही टाइप से न्यूट्रिशन नहीं करते हैं।
ना ना ना, बात को समझिएगा। न्यूट्रिशन तो सभी करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप से करते हैं। सबका होता है ना अपना अपना स्टाइल। तो जब ऑर्गेनिजम्स चेंज होंगे, यानी कि छोटा सा इंसेक्ट है, बड़ा सा एनिमल है, ह्यूमंस है, तो सब क्या करेंगे, न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से करेंगे। तो जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होगा, जैसे कि प्लांट्स और बैक्टीरिया, यानी कि प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है, तो वो अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, वो आत्मनिर्भर बनने वाले, और वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे फोटोसिंथेसिस से। जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाने वाले हैं, थोड़े से लेजी है। तो यही देखते हुए कि सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे जब क्या होगा, आत्मनिर्भर वालों की बात करेंगे, अपना खाना खुद बना रहे हैं। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि डिपेंडेंट है या तो प्लांट्स पर या दूसरे किसी ऑर्गेनिजम्स पर अपना फूड या न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करने वाले, ये आत्मनिर्भर लोगों का ग्रुप है। यहां पर क्या करेंगे, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करने वाले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में किसकी हेल्प से करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ये खुद अपना खाना बनाएंगे, ये तो समझ आता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो है जो नेचर में बड़े आसानी से हमें मिल रहे हैं, यानी कि वाटर और CO2 का यूज करके यहां पर ये लोग अपना खाना प्रिपेयर करने वाले हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में होगा जितना भी ये काम होने वाला है। तो हमें समझ में आ चुका है क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं, डेफिनेशन से मिलाते हैं हमारे नॉलेज को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे, हेल्प लेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जैसे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, और ये सब होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलने वाले हैं, जिसमें अपना खाना ऑर्गेनिजम्स खुद बनाएंगे, इस मोड को क्या बोलने वाले हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, बड़े आत्मनिर्भर बन रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स ऐसा करेंगे उनको बोलने वाले ऑटोट्रॉप्स, और जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये ज्यादा लोग नहीं दिखाते हैं, ये बस दो ही लोग दिखाते हैं, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज। अब आप लोगों के मन में ख्याल ये तो नहीं आ रहा कि सर हमारे घर पे भी मम्मी खुद खाना बनाती है, तो आपने ह्यूमंस का नाम तो लिया ही नहीं। आपके घर पे मम्मी खुद खाना ज़रूर बनाती है, लेकिन हम प्लांट्स को ही बना रहे होते हैं। जितना भी हमें वेजिटेबल्स ये सब मिल रहा है प्लांट से मिल रहा है। अब किसी ने अगर कुछ नॉनवेज खाया, बटर चिकन वगैरह खाया, वो तो सोच रहा है मैं भी तो आता हूँ ऑटोट्रॉफिक में। आप एनिमल पर डिपेंडेड है तो आप भी नहीं आते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक समझ चुके हैं, और ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल क्या है वो हमें क्लियर हो चुके हैं, सिर्फ प्लांट और बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज, और हम लोग ऑटोट्रॉफ्स में नहीं आते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनमें हो रही है उसको बहुत अच्छे से। तो बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस की, जो कि न्यूट्रिशन के सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या करने वाला है, प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करने वाला है। यानी कि प्लांट अपना फूड जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहां से हमें समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं तो ये टॉपिक भी आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इतना हम पहले भी पढ़ चुके थे कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, बट इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे हम
अब तो चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो प्लांट अपना खाना बनाने वाला है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हमें समझ में आ चुका है, बट ये प्रिपेयर कैसे होने वाला है? ये जो फूड है प्लांट प्रिपेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, और किसको लेगा? वाटर को लेगा। किस किस को लेने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और वाटर को लेगा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और फिर वो अपना खाना बनाना चालू करेगा। जैसे होता है ना, किसी डिश को बनाने के लिए, किसी सब्जी को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगेंगे, तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना खाना बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स का यूज करने वाला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये लीजिए प्लांट का खाना बनना तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब क्या है, मैंने बता दिया, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको इस बार हम। तो क्या होगा, आपको रिएक्शन अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये जो रिएक्शन है ये वो रिएक्शन है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। अब क्या होगा, रिएक्शन को दो टाइप में पढ़ेंगे, पहले इनकम्प्लीट और फिर कंप्लीट रिएक्शन पढ़ेंगे जो आपको लिखनी है। और इनकम्प्लीट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसको देखेंगे जब भी आप कंप्लीट वाली लिखना सीख पाएंगे। तो क्या होता है, हमें पता है क्या क्या यूज करने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो पहले लिख देते हैं CO2। CO2 यूज कर रहा है प्लांट अपना खाना बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या यूज कर रहा है? वाटर। तो क्या लिख दिया हमने? CO2 प्लस 12H2O, यानी कि पानी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा ना, तो क्या लिखा है? 12H2O हमने यहां पर लिख दिया है। अब इसके बाद बनेगा रिएक्शन का एरो। रिएक्शन गोज टू, क्या आगे हमें मिलने वाला है, तो एरो लगेगा। और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, भूले तो नहीं है ना, रात में नहीं होगा। क्या चाहिए? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल लिखा, और वहां से हमें मिलने वाला है ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। और ये प्लांट का मेन खाना है, जिसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, आगे के चैप्टर्स में भी आएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। बैठिए मत, अभी मेरे साथ बोलिए, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। तो क्या मिल जाएगा हमें जब ये रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल? तो हमें यहां से मिलने वाला है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला हम अच्छे से समझ चुके हैं, C6H12O6। और साथ में क्या मिलने वाला है हमको? प्लस H2O मिलेगा। क्या पानी फिर से थोड़ा सा निकल रहा है, ठीक है, प्लस H2O हमने लिख दिया है। और प्लस हमें मिलने वाला है O2। क्या मिलने वाला है? O2। समझ में आ गई रिएक्शन? क्या मिल रहा था? रॉ मटेरियल तो हमें पता ही थे, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, CO2 प्लस 12H2O लिया, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा, हमें क्या मिलने वाला है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। और क्या क्या मिलने वाला है उसके साथ में प्रोडक्ट में, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी अभी रिएक्शन पे देख रहे हैं, H2O और O2। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर रिएक्शन तो पूरी है, तो ये इनकम्प्लीट क्यों है? अब क्या है, उसके नीचे आपको जो कंप्लीट रिएक्शन दिख रही है उसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं, बोलिए मेरे साथ। 6 इज द लकी नंबर इन दिस रिएक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? 6 इज द लकी नंबर इन दिस रिएक्शन, यानी कि जो 6 है, नंबर 6 है, वो क्या है? लकी है इस रिएक्शन के लिए। तो क्या करते हैं, जो CO2 दिख रहा है उसके आगे 6 लगा दीजिए, ठीक है। 12H2O को छेड़ने का जरूरत नहीं है। अब एरो के आ जाते इधर प्रोडक्ट वाले साइड पे, C6H12O6 को भी छेड़ने का जरूरत नहीं है। तो अब जो आपको H2O और O2 दिख रहा है उसके आगे भी क्या लिख दीजिए? 6H2O हो जाएगा, और वो O2 भी हो जाएगा 6O2। तो अब क्या है, 6 इज द लकी नंबर इन दिस रिएक्शन। इस फॉर्मूले को हमने क्या करा? फॉलो करा और 6 लिख दिया 3 जगह, और अब ये रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। तो ये वो रिएक्शन है जिससे प्लांट अपना खाना बनाने वाला है। तो अब यहां से हमें क्या क्लियर होता है, जो रॉ मटेरियल्स है प्लांट को जो फोटोसिंथेसिस के लिए वो चाहिए, वो कौन है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां तक क्लियर हो चुकी है। और जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलने वाले वो क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। कंफ्यूज नहीं होना, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज एक ही चीज है, C6H12O6। अब आप मुझे एक चीज बताइए,
जब ज्यादा खाना घर में बन जाता है तो क्या करते हैं, मम्मी मैंने इतना खा लिया है, अब इतना बच गया है, मैं फेंकने जा रहा हूं, प्लेट उठाई फेंकने जा रहे हैं। हाँ, ऐसा आप नहीं करते, मुझे पता है, क्योंकि मम्मी 2 लगाने वाली है। क्या करते हैं आप, उसे फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, प्लांट का जो फूड है वो क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, तो उसे जितना लगा उसने खा लिया। अब बाकी क्या करेगा, फेंकेगा नहीं, उसके पास फ्रिज नहीं है, लेकिन उसके पास अपना एक नेचुरल फ्रिज है। वो अपना फूड स्टोर करके रख देते हैं स्टार्च के फॉर्म में। नाम तो सुना होगा आपने, और नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करने वाले प्लांट, अपना फूड स्टोर कर देते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और जब जरूरत लगेगी तब काम में ले लेगा। जैसे कैमल करता है ना, बचपन में पढ़ा था, कैमल पानी स्टोर करता है, हमें अभी तक याद है, और जब जरूरत लगेगी पी लेता है, इसीलिए तो डेजर्ट में सरवाइव करता है। तो वैसे ही प्लांट्स क्या करने वाले हैं, जो C6H12O6 उनका खाना है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, उसको स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में, और जब भी उसे जरूरत लगेगी वो उसे काम में ले लेता है। जैसे हम करते, जब वापस भूख लगी, फ्रिज खोला, अरे ये तो बचा हुआ है, खाया और काम अपना हो गया। तो वैसे ही जब प्लांट को भूख लगेगी, वो भी जो स्टार्च के फॉर्म में उसने स्टोर करके रखा है उसे एज अ इंटरनल एनर्जी यूज कर लेगा। और ऐसा सिस्टम पता है एनिमल्स में भी होता है, वो भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उनके पास भी अपना नेचुरल फ्रिज होता है, लेकिन वो होता है ग्लाइकोजन। तो प्लांट अपना खाना जिसमें स्टोर करेगा, किसके फॉर्म में करेगा, स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल किसके फॉर्म में करने वाले हैं, ग्लाइकोजन के उसमें करने वाले हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया है, यहां से ये पॉइंट भी हमने समझ लिया। तो क्या हुआ, C6H12O6 कैसे यूज होने वाला है प्लांट, ये देख लिया। अब H2O तो निकल जाएगा, और पता है क्या बच रहा है, इसके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या है, O2। जो 6O2 निकल रहा है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए। तो यहां पर हमें एक और चीज समझ में आई, अब ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, ये रिलीज कर देगा, और जो कि हमारे लिए क्या है, बड़ा काम का प्रोडक्ट है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो यहां से जो प्लांट न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस था उसे हम अच्छे से समझ चुके हैं, उसकी रिएक्शन भी समझ चुके हैं, उसको लेके जो 2-3 फैक्ट है वो भी समझ चुके हैं, और उसकी डेफिनेशन भी समझ चुके हैं। तो इतना अगर आपने लिख दिया एग्जाम में तो ये सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो अब यहां पर क्या होने वाला है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, देखिए प्लांट के सेल में ऐसे ऑर्गेनल जिनमें क्लोरोफिल होगा उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अभी नहीं आया होगा समझ में, आप देखिए यहां पर डेफिनेशन आ गई है, और चलिए अब इसे ओपन करते हैं ताकि हमें ये बात समझ में आए। तो क्या होगा, प्लांट में सेल्स तो होते होंगे, हम जानते हैं कि सेल से ही हर ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, चाहे वो प्लांट भी क्यों ना हो। तो प्लांट भी किससे बने हुए, सेल से। अब हमारी बॉडी को चलाने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। तो सेल के फंक्शन जिस वजह से चल रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है, सेल के भी कुछ ऑर्गन्स है जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। यानी कि सेल ऑर्गेनल्स ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पा रहा है। तो यहां पर हमें इतनी बात क्लियर हो गई है। तो अब सेल के अंदर वो जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स है ना, उसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स जिसमें होगा क्लोरोफिल, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्लियर हो चुका है कि प्लांट के सेल के ऐसे ऑर्गेनल्स जिनमें होगा क्लोरोफिल, उससे हम क्या बोलने वाले, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोफिल के घर का पता क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों जा रही है, और इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्या है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल है। और हमने जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अच्छे से पढ़ी है तो क्या देखा है, रिएक्शन होगी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सोचना भी नहीं है कि सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना रिएक्शन हो जाए। तो क्लोरोफिल है कि नहीं है जरूरी, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, साइट बन जाता है फोटोसिंथेसिस की, थोड़ा सा जरूरी बन जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या मिलने वाला है, क्लोरोफिल मिलने वाला है। अब क्लोरोफिल मेन फंक्शन क्यों दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि वो जो सनलाइट आने वाली है ना, उसको प्लांट में जो एब्जॉर्ब करने का काम है, उसका पूरा की पूरा रोल यहां पर निभाने वाला है क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो उसे इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है। इसीलिए हम बोलेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट
होता है। और क्लोरोप्लास्ट का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो ये जो डेफिनेशन थी और ये जो स्ट्रक्चर था, इतना हमें बहुत है जानने के लिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो चलिए अब बात करते कुछ ऐसी चीज की जो कि बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल्स जो कि रिक्वायर होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट हमें क्या लगने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड लगने वाला है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा है ना क्या है, रॉ मटेरियल है प्लांट के लिए, उसके बिना खाना कैसे बनाएगा। तो क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंफ्यूजिंग वर्ड है, सिंपल बोलते हैं सांस ले रहे हैं आप लोग, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो CO2 क्या है, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स है एज वेल एज ह्यूमंस है, ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो वो CO2 जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं वो प्लांट के लिए क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है। तो प्लांट क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसे मिल जाएगा, एनवायरनमेंट में कमी नहीं है क्योंकि हम सभी CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो उसे CO2 की कमी नहीं होने वाली है। और वो जो CO2 है जो एनवायरनमेंट में है, वो प्लांट के अंदर कैसे जाने वाला है, स्टोमेटा के थ्रू जाने वाला है। किसके थ्रू जाने वाला है, स्टोमेटा के थ्रू। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में, वो कैसे एंटर होने वाला है, स्टोमेटा के थ्रू। अब ये स्टोमेटा क्या है, देखिए जो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होगा ना, यानी कि गैसेस का लेना देना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन देगा, ये किसके थ्रू होने वाला है, स्टोमेटा के थ्रू होने वाला है। हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हमारी नोज के थ्रू कर रहे हैं, सांस अंदर सांस बाहर। अब उसके पास तो नाक होती नहीं है और आपने देखी भी नहीं होगी, तो उसकी नाक कौन सी है, उसकी नाक इनविजिबल है जिसका नाम है स्टोमेटा। तो क्या है, प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होगा स्टोमेटा के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके ही थ्रू वहां पर एंटर होने वाला है। और उसके साथ साथ क्या है, ये तो लीव्स की बात हो गई क्योंकि स्टोमेटा लीव्स में होता है। इसके साथ साथ जो स्टेम है, रूट्स है, जो ब्रांचेस रहेगी, वो भी थोड़ा थोड़ा गैसियस एक्सचेंज करती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में करती है। और इसके बारे में ब्रीफ में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में, रेस्पिरेशन में। तो अभी इसे इतना ही रखते हैं, न्यूट्रिशन में इसका वैल्यू इतना ही है। तो जो अगला रॉ मटेरियल है कौन सा होगा, बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो अगला रॉ मटेरियल है जो कि हमें यूज में आने वाला है वो है वाटर। तो अब वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब होने वाला है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। यानी कि क्या है, जो प्लांट्स की रूट्स है ना, जो कि जमीन के अंदर है, वो क्या करने वाली है, जो आप सुबह सुबह अच्छा काम करते हैं, कभी कभी पानी डाल देते हैं और जो जंगल में पेड़ है उनको बारिश से मिल जाता है, तो क्या होगा, जो प्लांट्स में रूट्स है उसके थ्रू क्या होने वाला है, वाटर उनमें जाएगा और जाइलम के थ्रू वो वाटर ऊपर आता है। यहां पर कैच करने वाली बात क्या है, अगर किसी ने पूछा जाइलम क्या करता है, प्लांट में जो एक टिश्यू होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि वाटर को यहां से वहां पहुंचाने का काम किसने ले रखा है, वो जाइलम ने लेके रखा है। तो क्या होने वाला है, जो वाटर जो कि दूसरा एसेंशियल रॉ मटेरियल है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो वो कैसे जाने वाला है, वो रूट्स में आएगा, उसके बाद जाइलम उसे ऊपर तक पहुंचा देगा, पूरे पेड़ को पानी से एकदम भर देने वाला है, हर जगह पानी को पहुंचा देगा। और क्या होता है, यहां पर स्प्लिटिंग होती है। अब आप बोलेंगे सर ये स्प्लिटिंग क्या होती है, स्प्लिटिंग क्या है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इतना तो सभी को हमको पता है और नहीं भी पता तो अभी फिर से पता चल चुका है। तो जो H2O होता है, जो हम पानी डाल रहे हैं, यानी कि आप जो H2O डाल रहे हैं, अब जाइलम ने पूरे प्लांट में भी ऊपर पहुंचा दिया है, अब उसकी स्प्लिटिंग होने वाली है। क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि जब सूरज चाचा आ जाएंगे ना, तो वो जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, उसकी स्प्लिटिंग होने वाली है। ठीक है, स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, ब्रेक होने वाला है, अलग होने वाला है, उसके टुकड़े होने वाले हैं। तो क्या होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग, क्योंकि H2O दो ही तो चीजें हैं, क्या क्या अलग करोगे, तो हाइड्रोजन को अलग कर दो और ऑक्सीजन को अलग कर दो। तो ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इस नाम से घबराना नहीं है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें आप जो पानी डाल रहे हैं वो स्प्लिट हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो दूसरा एसेंशियल रॉ मटेरियल था वाटर, हमको समझ में आ गया, रूट्स में जाता है, जाइलम के थ्रू ऊपर आता है। और एक और अच्छी चीज यहां पर होती है, स्प्लिटिंग होती है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, सनलाइट की प्रेजेंस में ये काम होने वाला है। और ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, यानी कि जो टुकड़े टुकड़े बिखर जाना है वाटर के, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब तीसरी चीज देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है फोटो
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने के लिए। अब आप बोलेंगे सर रॉ मटेरियल तो दो ही लगते हैं, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर, ये तीसरा कौन सा है? अब क्या होता है ना, हर पिक्चर में हीरो भी होता है, विलन भी होता है, लेकिन छोटे मोटे रोल तो हर किसी के होते हैं। तो वैसे ही यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनका लीड रोल है, बड़ा अच्छा रोल है, बड़ा लंबा रोल है, इनके बिना काम नहीं होने वाला। लेकिन जो तीसरी चीज है वो भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिकाएं निभा रही है। तो जो थर्ड चीज होती है वो है अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि क्या है, सॉइल क्या है, न्यूट्रिएंट से भरी हुई है। अब आपको दिखते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो थर्ड एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में, जिनका अपना खुद का एक रोल होता है, चाहे वो छोटा या बड़ा, लेकिन एक इंपॉर्टेंस होती है। तो जो अदर न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में होंगे। कहां पर होंगे? उस मिट्टी में जिसमें पेड़ लगा हुआ है, उस सॉइल में क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब जो हमारे मिनरल्स है वो उसे सॉइल से ही मिलने वाले हैं। एक प्लांट को मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे मिनरल्स कहां से मिलने वाले हैं? सॉइल से मिलने वाले हैं। और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्लांट को खुद को अगर अपना प्रोटीन बनाना है तो नाइट्रोजन को अपने पास लाना है, और नाइट्रोजन को पास कहां से ला पाएगा? सॉइल से ला पाएगा, क्योंकि ये जो अदर न्यूट्रिएंट्स है, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे जो है, ये सब सॉइल में मिलते हैं। तो तीनों एसेंशियल रॉ मटेरियल्स हमें समझ में आ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किससे क्या करेगा ये भी समझ लिया, वाटर का इंपॉर्टेंस देखा, कैसे स्प्लिटिंग होगा ये भी देखा, और एक और नई चीज देखी कि कैसे कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स है जो भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो ये था रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करेंगे ऐसी कंडीशंस की जो कि नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। वो कितनी तेजी से होगा, कितना स्लो होगा, इन सब चीजों से उसका इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो पहली चीज आती है वो क्या है? सनलाइट, यानी कि जो रोज सूरज आ रहा है, जो सूरज चाचा आ रहे हैं, उनकी जो सनलाइट है ना, वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस के रेट को। यानी कि देखिए क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, एक सनलाइट की इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन। क्या कर रहा है? इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन, यानी कि कितनी तेज है, कितनी देर के लिए है, और क्या क्वालिटी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, अच्छे से हीट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है प्लांट्स को, ये बहुत रोल प्ले करता है। तो जो पहली चीज हमने देखी है वो क्या है, जो कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है सनलाइट, यानी कि अच्छी क्वालिटी की, अच्छी इंटेंसिटी की और थोड़ी ज्यादा देर की ड्यूरेशन की सनलाइट जरूरी होती है प्लांट्स के लिए। और जो दूसरी नेसेसरी चीज आप देख रहे हैं वो है क्लोरोफिल, और नाम तो सुना ही होगा आपने इसका, क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लोरोफिल क्या है? अब ये सनलाइट तो अच्छी मिल गई, लेकिन प्लांट्स लेगा कैसे? प्लांट्स खुद थोड़ी ना लेते रहते हैं, कौन लेता है? प्लांट्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बिल्कुल सही जा रहे हो, क्लोरोफिल। तो यहां पर क्या है, जो सेकंड चीज है वो है क्लोरोफिल, क्योंकि जो सनलाइट मिलने वाली है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करने वाला है? क्लोरोफिल करने वाला है। तो वो भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है और एक मेजर कंडीशन है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा। और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि 100% सनलाइट जितनी प्लांट्स पे पड़ रही है उसमें से प्लांट सिर्फ 1% सनलाइट ही एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए, हमने जो कंडीशन नेसेसरी थी उसमें ये दो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपके चेहरे पर भी मुस्कान हो गई होगी। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। क्या क्या इवेंट्स फोटोसिंथेसिस में हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस की। तो जो पूरा हम फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं उसको एक बार समराइज करके देख लेते और इस टॉपिक को एंड करते कि क्या क्या इवेंट्स यहां पर हो रहे हैं। तो बोलिएगा मेरे साथ कौन से 3 इवेंट्स जो हमको मेन इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलते हैं। तो जो पहला है वो क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है कन्वर्जन और तीसरा है रिडक्शन। क्या क्या होने वाला है? एब्जॉर्प्शन होगा, कन्वर्जन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं क्या होता है। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? अब आपका भी दिमाग चलने लगेगा क्योंकि बहुत पढ़ के आ चुके हैं इस बारे में। तो क्या है एब्जॉर्प्शन किसका होना है? सनलाइट का। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, जो कि प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट है। तो एब्जॉर्प्शन जो कि पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, एब्जॉर्प्शन होने वाला है सनलाइट का क्लोरोफिल के
द्वारा। तो ये अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड क्या है? कन्वर्जन है। क्या है? अब जो लाइट एनर्जी आ गई है ना, जो सन से हमने लाइट एनर्जी ले ली है, वो लाइट एनर्जी अब क्या होगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए तो इसका नाम भी रखा है कन्वर्जन, यानी कि पलट जाना, बदल जाना उस चीज का दूसरी चीज में। तो जो सेकंड चीज है वहां पर क्या होने वाला है? जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है प्लांट ने, वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। और यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी होने वाला है, यानी कि जो H2O है वो क्या होने वाला है? ब्रेक होना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग, तो वो भी कहां होने वाला है? इस कन्वर्जन की प्रोसेस में ही होने वाला है। और जो तीसरी और जो लास्ट चीज है हमें यहां पर देखने को मिलने वाली है वो है रिडक्शन। किसका रिडक्शन होने वाला है? जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनका रिडक्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में। और हमने देखा है एंड में हमें क्या मिलता है? C6H12O6। तो ये तीन मेन इवेंट है जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब क्या होता है? ये जो तीनों प्रोसेस है ना, फटाफट नहीं होती, ठीक है? ये मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाएगी। इधर प्लांट ने एब्जॉर्ब करा, ये लाइट एनर्जी आई, कन्वर्ट हो गई केमिकल में, और इधर रिडक्शन हुआ, खाना तैयार, बैठ के साथ खा रहे हैं बैठ के। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? ये प्रोसेस सारे प्लांट्स में अलग अलग होती है, और जो आपके आसपास भी अभी प्लांट्स हैं उनमें भी ये तीनों प्रोसेस एक के बाद स्टेप वाइज स्लो होती है। और जो अलग अलग स्पीशीज है उनमें तो अलग ही रेट पर होती है। अगर बात करें डेजर्ट में जो प्लांट्स मिलते हैं, जी हाँ, ये जो कैक्टस है, जो प्लांट है, ये क्या करता है? रात में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेता है, ठीक है? देखिए, आपकी मम्मा को सुबह सब्जी बनाना रहती है, आपका स्कूल जल्दी रहता है, वो क्या करते हैं? सब्जी काट के रख लेते हैं, सारी तैयारी करके रख ली, सुबह बस फ्राई करना पड़ेगा, फटाफट रेडी। तो वैसा ही काम है, जो डेजर्ट के कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और तैयारी करके रख लेते हैं। सुबह जैसे ही सूरज आया, यानी कि जैसे ही सनलाइट आई, उन्होंने सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेके रखा हुआ है, अपना खाना फटाफट बना लेते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है सभी प्लांट्स का अलग रेट ऑफ रिएक्शन रहता है कि ये तीनों स्टेप्स कैसे होने वाली है। तो यहां पर अब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरा समझ लिया है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिर्फ प्लांट्स आते थे और प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्लोज हो चुका है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी। अब बात करेंगे दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक की पिक्चर हो चुकी है खत्म, अब चालू करते हैं एक और नई पिक्चर, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली है, बड़ा छोटा है ये, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब क्या होता है, जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं ना, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। क्या? यानी कि ये अपना जो फूड होता है ना, खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते ऑटोट्रॉप्स पे। अब क्या है, प्लांट आते हैं ऑटोट्रॉप्स में, ये सब क्या अपना खाना बना के रखते हैं, ठीक है? अब ये जितने भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये किस पे डिपेंडेंट है? ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर जो ऑटोट्रॉफ्स ने पहले से तैयार करके रखे हैं, यानी कि ये आत्मनिर्भर नहीं है। तो हमें क्या समझ में आया? जो ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आ रहे हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, और ये डिपेंडेंट होते ऑटोट्रॉफ्स पर अपना फूड को ऑब्टेन करने के लिए। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलोगे? हेटरोट्रॉफ्स बोलोगे। और ये जो न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो अब क्या होता है, सब ऑर्गेनिज्म क्या है? अब बैक्टीरिया इतना सा है, ठीक है? डॉग इतना है, कैट इतनी है, फिश इतनी है, सबका साइज अलग अलग है, ठीक है? सबका हैबिटेट अलग अलग है। तो ये हैबिटेट और सारी चीजें अलग अलग देख के क्या होता है, जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। कितने टाइप में डिवाइडेड है? 3 टाइप में डिवाइडेड है। यानी कि जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, डिपेंडेंट है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, ये वाला जो क्लास है ये और ज्यादा डिवाइड है 3 क्लास में, ठीक है? तो देखते हैं कौन से ऐसे 3 टाइप्स हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। तो चलिए बात करते हैं इन आलसी ऑर्गेनिजम्स की जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है? ऐसे आलसी आप लोग भी बहुत होंगे। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो फर्स्ट चीज हमें देखने को मिल रही है वो क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये होने वाला है,
हमारे बचपन से पढ़ते आ रहे हर्बीवोरस जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है। कार्निवोरस जो कि सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, ठीक है, सबका फेवरेट एनिमल होता है वो। और ओमनीवोरस जो कि क्या है, घास फूस भी खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं, दोनों खा लेते हैं, ठीक है। मीट एंड ग्रास ईटर्स बोथ है वो, ठीक है। तो क्या होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं, सारे हर्बीवोरस आ गए, कार्निवोरस आ गए और ओमनीवोरस आ गए, ठीक है। ये सभी आते हैं फर्स्ट टाइप में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, मींस होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये तीनों आ जाएंगे और क्या होने वाला है, इनमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ये कैसे होने वाला है, ये कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे, क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे और अंदर जाके इनकी बॉडी में वो सिंपलर वन में डिवाइड होगा। क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे और अंदर जाके सिंपलर वन में डिवाइड होगा। अब आप बोलेंगे सर ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, कॉम्प्लेक्स फूड लेगा सिंपलर वन बना देगा। ये देखिए क्या है, आपको एग्जाम में लिखना भी ऐसे है और साइंटिफिक लैंग्वेज भी यही है, बट मैं इसको सिंपल वे में बताता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि क्या है, अब हम जो भी खाते हैं उसका शेप कुछ ना कुछ होता है, कभी कुछ बड़ा कभी कुछ छोटा, और एनिमल्स तो बड़ा बड़ा मीट ही खा लेते हैं। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, पूरा उसमें न्यूट्रिएंट्स दिखते हैं क्या, विटामिन ए आ रहा, विटामिन बी ये रहा, कॉम्प्लेक्स फूड खाया और अंदर जाके क्या होता है, वो डाइजेस्ट होना चालू होता है, पूरा जूस बन जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो बन गया ना अंदर जाके सिंपल, और उससे सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड निकाल लेता है, बॉडी निकाल लेती है और अलग अलग जगह पहुंच जाता है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो फर्स्ट था होलोजोइक न्यूट्रिशन हम समझ चुके हैं, इसमें आएंगे सारे हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स, और ये इनका जो न्यूट्रिशन है करने वाले कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे और उसे सिंपलर वन में इनकी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दूसरे टाइप की। जो दूसरा है वो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि अब बात हम करने वाले हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होने वाला है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस सब तो होलोजोइक में आ गए, ये सेप्रोट्रॉफिक में आने कौन वाले हैं, ठीक है। इसीलिए यहां पर देखना पड़ेगा और थोड़ी देर और सुनना पड़ेगा। तो क्या होगा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होने वाला है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फीड करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर को। क्या करने वाले, इनकी जो भूख प्यास है वो किससे बुझाने वाले हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, ठीक है। क्या करने वाले, डेड ऑर्गेनिक मैटर को काम में लेने वाले हैं, और ये क्या करेंगे, उस बाहर से ही उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेंगे, बाहर से ही वो लोग क्या कर लेंगे, उसे ब्रेक कर लेंगे और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये बड़ा सिंपल है अगर आप ध्यान दे तो। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करेंगे अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये आउटसाइड ही बॉडी के क्या कर लेंगे, उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर लेंगे सिंपलर में और उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इसके एग्जांपल होते हैं फंगी, बैक्टीरिया और यीस्ट, इसके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन में एग्जांपल्स नहीं बताए और अब आप सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एग्जांपल्स बता रहे हैं। ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये सेप्रोट्रॉफिक हमने सुना नहीं है, तो इसके एग्जांपल्स आपको बताना जरूरी है। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, जो गली के बाहर घूमते हैं, बिल्ली, कुत्ता, डॉगी, कैटी, फिश, जो लिखना है सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ चुका है दूसरा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके एग्जाम्पल भी देख लिए और जैसा मैंने बोला था है भी ये बड़ा सिंपल। तो चलिए बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लास्ट की, यानी कि जो लास्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो क्या है, यहां पर क्या होगा, ये जो पैरासाइट्स होते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है पैरासाइट्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। क्या करते हैं, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करने वाले, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। अब पता है इसको डे टू डे लाइफ से इंटरेक्ट करवाओ, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपने कुछ केसेस देखे होंगे, उनसे आपको लगेगा हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये होता है, ठीक है। देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो या तो बॉडी के ऊपर रहेगा,
क्या बोल रहा हूं मैं, या तो बॉडी के ऊपर रहेगा या उसके अंदर रहेगा, और बिना सामने वाले को मारे ये अपना पेट भरता रहेगा, यानी कि अपना काम निकलता रहेगा, उसका काम निकलने वाला है। ठीक है, तो क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि एक ऑर्गेनिज्म के यानी कि एक होस्ट की बॉडी के या तो ऊपर होगा या तो उसके अंदर रह रहा होगा, और उसको बिना मारे ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा। और इसके दो केसेस बताता हूं। बचपन में जो बच्चे होते हैं ना, उनके पेट में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, कि हो जाते हैं ना, फिर उनको कीड़े निकाले जाते हैं, कुछ दवाई खिलाई जाती है, तो अब वो जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, जो एस्कैरिस होता है, वो क्या उन्हें मार देता है? नहीं, उससे मरते नहीं है, वो अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है पेट में बैठ के। ठीक है, अब ये था इन द बॉडी। अब ऑन द बॉडी का एग्जांपल देता हूं। ऑन द बॉडी क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को जुएं हो जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा खुजाल चलने लग जाती है, यानी कि जी हाँ, लाइस की बात हो रही है। वो क्या रहती है, बालों में रहती है, ऊपर सर में, लेकिन क्या करती है, उसकी वजह से किसी की मौत हो जाती है। कभी पेपर में पढ़ा है, उसे 10 जू हुई एक खट्टी और वो चल बसे। ऐसा ना सुना है ना आगे सुन पाएंगे, क्योंकि ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाली ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो लाइज है जो बालों में हो रही है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करती है। ये लोग क्या करते हैं, या तो इन द बॉडी या ऑन द बॉडी, बिना मारे अपना न्यूट्रिशन लेते रहो। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन यहां पर दिखा रहे हैं, और इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। इसके एग्जांपल मैं बता ही चुका हूं, एस्केरिस, लाइज आप ले सकते हैं। तो अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लोज हो चुका है ना, बड़ी जल्दी हो गया, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक बड़ा था और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन छोटा था। तो अब बात करते हैं, इन दोनों को हम खत्म कर चुके हैं, दोनों टाइप्स देख लिए हमने न्यूट्रिशन के। तो चलिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस क्या है। चलिए पता लगाते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब यहां पर आपको टेबल दिख रही होगी इन दोनों के डिफरेंशिएट्स की। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक भी डिस्कस करा है, हेटेरोट्रॉफिक भी डिस्कस करा है, ये आपको समझना है और इसका अभी की अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और ये पूरा डिफरेंशिएट अगर आपने लिखा तो नंबर तो पक्के हैं। और ऐसा नहीं है, अब आप बोलेंगे सर थोड़ा तो हेल्प कीजिए, तो मैं बिल्कुल एक बार थोड़ा सा समराइज फॉर्म में समझा देता हूं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एकदम इसे अच्छे से आप लोगों को समझना है। क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो किस में होने वाला है, वो ग्रीन प्लांट्स में होगा और यहां पर कुछ बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है यानी कि हेटेरोट्रॉफिक, वो क्या होने वाला है, वो फंगी में होता है और सभी एनिमल्स में होगा। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेकंड पॉइंट में हमें देखने को मिल रहा है क्लोरोफिल एसेंशियल है। क्यों है क्लोरोफिल एसेंशियल, आप भी बताते चलिए। क्योंकि वो क्या करने वाला है, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाला है जो कि सन से मिल रही है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है क्या, सन का काम नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि अब रात में खाना नहीं खाएंगे, सुबह सूरज आएगा जब खाएंगे। ठीक है, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सनलाइट नहीं चाहिए, इसलिए क्लोरोफिल का भी कोई जरूरत नहीं होता है। और जो तीसरी चीज देखने को मिलती है वो क्या हो रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, फूड वो लोग खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कि नेचर में मिल रहे हैं, जैसे कि CO2 और वाटर। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले क्या है, बड़े लेजी है, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करने वाले, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या दिखाने वाले, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले हैं ना, ये खा तो लेते हैं लेकिन इन्हें पचाने की, डाइजेस्ट करने की चिंता नहीं होती। यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें डाइजेशन की प्रोसेस नहीं देखने को मिलती है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डाइजेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये था इनका डिफरेंशिएशन, हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। और जो एक और पॉइंट बच रहा है लास्ट का, वो क्या है, अब ये लोग क्या है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिजम्स होंगे इनको प्रोड्यूसर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूसर्स बोला जाएगा। और जो हेटेरोट्रॉफिक वाले होते हैं ये क्या है, उन्हीं को कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंज्यूमर्स है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर आप बोल रहे बार बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक बकरी है, वो क्या करने वाली है, घास खाने वाली है। तो प्लांट तो प्रोड्यूसर है क्योंकि बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। और वो क्या हो गई, कंज्यूमर, क्योंकि वो घास खा रही है, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है उस ग्रास पर। लेकिन अब जो शेर है, शेर कभी घास खाता है, अरे नहीं खाता है, लेकिन वो भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। वो किसको खाएगा, वो उस बकरी को खाने वाला है। लेकिन वो बकरी किस पे डिपेंडेंट थी, घास पर। अगर घास ही नहीं होती तो वो बकरी जिंदा कैसे रहती, और शेर की भूख फिर कैसे मिटती। तो देखा ना, लॉयन भी क्या हुआ, डायरेक्टली घास नहीं खा रहा है लेकिन इनडायरेक्ट
इनडायरेक्टली वो भी इन प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट है। इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ्स पे दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये था डिफरेंशिएट ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब इन्हें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और हमने इनका डिफरेंस भी देख लिया है। तो चलिए अब चलते चैप्टर में आगे। 60 से 70% न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है और इसे अब जल्दी से खत्म करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो क्या होता है, जो अमीबा है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिंगल सेल है और ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म होता है। ओमनीवोरस आ रहा है, हमने पढ़ा है होलोजोइक में क्या है, ओमनीवोरस आता है। तो ये हमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाला है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाला है। तो अब क्या होता है, इसका माउथ तो है नहीं कि उससे खाना खाएगा फिर पेट में जाएगा और उसके बाद डाइजेस्ट होगा, क्योंकि ये तो खुद ही जरा सा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होता है, ये पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा उसके न्यूट्रिशन में। तो पहला जो होता है, जो पहली प्रोसेस होगी इसके न्यूट्रिशन में, वो क्या होने वाली है, वो इंजेस्ट करता है टेम्पररी फूड को। क्या करने वाला है, वो इंजेस्ट करेगा, यानी कि अंदर ले रहा है फूड को टेम्पररी, किसके थ्रू, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। तो पहली स्टेप में क्या कर रहा है, वो इंजेस्ट कर रहा है फूड को टेम्पररी, किसकी मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से। ठीक है, अब क्या होने वाला है, जो स्यूडोपोडिया है वो फ्यूज होगा फूड पार्टिकल पर। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, इसको स्टेप्स में इसलिए कर रहे हैं ताकि इजी रहे ये हमारे लिए। तो क्या है, स्यूडोपोडिया अब फ्यूज होने वाला है फूड पार्टिकल पर, फूड वैक्यूल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, स्यूडोपोडिया फ्यूज हो चुका है फूड पार्टिकल पर, फूड वैक्यूल बनाने के लिए। और थर्ड स्टेप में हमें देखने को मिलता है जो फूड वैक्यूल है। ठीक है, अब जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर क्या होने वाला है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल सॉल्यूबल सब्सटेंस में। तो क्या हो रहा है थर्ड स्टेप में, फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, वो कन्वर्ट हो चुका है स्मॉल सॉल्यूबल सब्सटेंस में। तो क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन यही तो होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो यहां भी तो यही हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड का में हो गया सॉल्यूबल सब्सटेंस में हो गया। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन, जो कि फूड वैक्यूल के अंदर हो चुका है। अब क्या होता है, जो उसके अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो वो जो ये स्मॉल सॉल्यूबल सब्सटेंस है ना, उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन करने वाला है, जो उसके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करने वाला है, उसे एब्जॉर्ब करने वाला है। तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। और उसके बाद जो लास्ट है वो क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, जो उसके न्यूट्रिशन में काम नहीं आया, जो वेस्ट मटेरियल है, वो अपनी बॉडी से कभी भी उसे एलिमिनेट कर देगा, यानी कि क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा उस वेस्ट को जो कि उसके किसी काम का नहीं है। और वो क्या होता है, इजेशन। क्या होता है, इजेशन। तो चलिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा खत्म होता है, बस इतना ये लेना है और डायग्राम लेना है और ये ओवर हो जाएगा। एक बार इसको समराइज करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो पहले क्या हो रहा है, पहली प्रोसेस है इंजेशन। क्या कर रहा है, टेम्पररी फूड को इंजेस्ट कर रहा है स्यूडोपोडिया की मदद से। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, स्यूडोपोडिया फ्यूज होगा फूड पार्टिकल पर, फूड वैक्यूल बनाने के लिए। और जो उसके बाद जो होने वाला है वो क्या है, जो फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फूड्स स्मॉल सॉल्यूबल सब्सटेंस में बदल जाएगा, यानी कि डाइजेशन। और उसके बाद क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो उस फूड को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन। और जो लास्ट प्रोसेस है वो कौन सी है, वेस्ट को बाहर भी तो निकालना है जो किसी काम का नहीं है, तो वो हो जाएगी इजेशन। तो क्या हुआ, इन चार प्रोसेस में न्यूट्रिशन अमीबा का खत्म हो जाता है। इजेशन में क्या किया, अंदर लिया, डाइजेशन में उसे पचाया, एब्जॉर्प्शन में उससे एनर्जी ली, और इजेशन में जो वेस्ट मटेरियल था उसे एलिमिनेट कर दिया। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा यहां पर एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यानी कि बहुत हो गई दूसरों की बातें, अब थोड़ी सी अपनी बातें कर लेते हैं, हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं कि हमारे इसमें ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होने वाला है।
तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, जो हमारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए एनर्जी लाने के लिए, वो फुलफिल किसकी वजह से हो पा रही है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम फूड खा रहे हैं उसकी वजह से हो पा रही है। तो वो फूड क्या कर रहा है, हमारे इसमें न्यूट्रिएंट्स की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। अब ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। यहां पर क्या होने वाला है, जो कॉम्प्लेक्स फूड आप खा रहे हैं वो ब्रेक हो जाएगा सिंपलर वन में। और पहले भी बता चुका हूं, कॉम्प्लेक्स मतलब पूरा है जिसमें से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन निकले नहीं है, और सिंपलर कब है, जब वो पूरा सॉल्यूबल हो जाता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन एब्सॉर्ब करे जा सके। तो क्या देखा हमने, जो डाइजेशन है ह्यूमंस में वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, और यहां पर ब्रेक होगा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल वन में। और ये काम करने के लिए, हर काम करने के लिए कुछ स्पेशल एजेंट लगते हैं ना, तो वैसे इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करने के लिए सिंपलर वन में ह्यूमन की बॉडी में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हमें जरूरत पड़ती है, और वो इस डाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं। और फिर क्या होगा, अब सॉल्यूबल भी बन चुका है, यानी कि सिंपलर वन भी बन चुका है, तो फिर उसे बॉडी क्या है, एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहती है। फिर उसे एब्जॉर्ब करा जा सकता है, और उससे मिलने वाली आपको ढेर सारी एनर्जी। अब जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो ही पार्ट है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्या है, एलिमेंट्री कैनल, जिसमें पूरे की पूरे ऑर्गन्स आ जाएंगे जो जो हेल्प आउट कर रहे हैं इस डाइजेशन की प्रोसेस में। और जो दूसरा होगा वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो अलग अलग डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, यानी कि अलग अलग डाइजेस्टिव जूस देते हैं ताकि डाइजेशन की प्रोसेस इजी बन जाए। तो चलिए, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को लेके थोड़ा सा मोमेंटम बन चुका है, और हमें ये भी पता चल गया हमें पढ़ना है एक तो एलिमेंट्री कैनल के बारे में, सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे डाइजेशन को लेके, और एक पढ़ना है हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, अलग अलग ग्लैंड्स जो कि अलग अलग डाइजेस्टिव जूस दे रही है डाइजेशन को इजी बनाने के लिए। तो चलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे बाद में, पहले शुरुआत करते हैं एलिमेंट्री कैनल से। ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनल कैसे काम करता है और क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनल क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब सा स्ट्रक्चर है, 7 से 8 मीटर इसका लेंथ होता है, और यहां पर जो कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस है वो हो जाएगी। यानी कि क्या है, जो इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और इजेशन है, वो चारों एलिमेंट्री कैनल में ही हो जाता है ह्यूमंस में, ठीक है। और हम जानते हैं इंजेशन मतलब फूड को लेना, डाइजेशन मतलब उसका कॉम्प्लेक्स सिंपलर में बदलना, और एब्जॉर्प्शन मतलब उस सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस और फूड का एब्जॉर्ब होना, और इजेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करना। तो हमें समझ में आ चुका है एलिमेंट्री कैनल का जो बेसिक है, ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है 7 से 8 मीटर का, और ये सारी प्रोसेस डाइजेशन की अपने आप ही खुद कर लेता है। और यही वो चीज है जिससे एलिमेंट्री कैनल इतना खास बन जाता है ह्यूमन डाइजेशन में। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये कैसे डिवाइडेड है, यानी कि शुरुआत कहां से हो रही है, एंड कहां से हो रहा है, कैसे क्या फंक्शन कर रहा है, ये जानना तो जरूरी है ना। और ये बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, बस आप यहां पर नजरें रखिएगा, इतनी ही सिंपल लैंग्वेज में हमें एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल फर्स्ट जो शुरुआत होती है वो होती है माउथ से, ठीक है। देखा कितनी कॉमन बात हो रही है, और अब इसमें जो पूरा रहेगा वो कॉमन चीजें ही है जो हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं यहां पर पहला जो है वो है माउथ। माउथ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्गन है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल का जो फर्स्ट ऑर्गन है जहां से पूरा डाइजेशन स्टार्ट होगा वो कौन है, माउथ है। और माउथ डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, ठीक है। अब क्या है, माउथ से पहले आप खाना खाएंगे सबसे पहले कहां जाता है, माउथ में ही जाता है। तो पहला एलिमेंट्री कैनल का ऑर्गन कौन सा हो गया, माउथ हो गया। और ये डिवाइडेड होता है दो और ऑर्गन्स में जो कि माउथ के अंदर मिलने वाले हैं, और वो दो है टंग और टीथ। तो टंग क्या होता है, हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है, ये एक सेंस ऑर्गन भी है क्योंकि हम इसकी वजह से टेस्ट कर पाते हैं, और ये एक मस्कुलर भी होता है, यानी कि जो होता है ना, सबसे बोला जाता है एक पुरानी कहावत में हमारे यहाँ कि जुबान बहुत लचीली होती है, यानी कि आप उसे जिधर ले जाना चाहो वो चली जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो टंग है वो क्या है, हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है, और ये किसमें हेल्प कर रहा है, ये फूड को सलाइवा के साथ मिलाने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या है, जो सलाइवा यानी कि जो थूक होता है उसके साथ मिलाने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारी
रही, वो टंग कर रही है, ठीक है। तो माउथ में जो पहला पार्ट था टंग, हमें समझ में आ गया, हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है और ये हेल्प कर रहा है सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में। अब देखते हैं दूसरा जो कि है तित। तित क्या करते हैं हमें भी पता है, दांतों से ही तो खाना चबाएंगे। तो क्या होता है, तित अपर जॉ में और लोअर जॉ में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर और नीचे, जो ऊपर का साइड है और नीचे का साइड है, दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। और ये किस किस में हेल्प कर रहे हैं, ग्राइंडिंग में, कटिंग में और मिक्सिंग में, ठीक है। क्या कर रहे हैं, उसे तोड़ भी रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से उसे मिक्स भी करवा रहे हैं और टंग भी उसमें साथ देती जा रही है, उसे सलाइवा के साथ मिक्स करते जा रही है, ठीक है। तो जो दोनों पार्ट थे माउथ में, हमें ये समझ में आ रहा है माउथ फर्स्ट एलिमेंट्री कैनल का जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन है और ये डिवाइडेड है दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन में, जो कि ये टंग जिससे हम फैमिलियर हो चुके हैं और अगला है तित जिससे भी हम फैमिलियर हो चुके हैं। तो अभी तक तो इजी था, लेकिन अब बात अंदर जाने वाली, क्योंकि टंग, तित, माउथ तो दिख जाता है लेकिन इसके बाद की चीजें अब दिखती नहीं है। तो नजर रखिएगा यहां पर, अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो जो सेकंड है माउथ के बाद वो होता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या होता है, ये स्मॉल फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होने वाला है बिहाइंड द ओरल कैविटी। यानी कि क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, स्मॉल फनल शेप होता है और ये कहां पर मिलने वाला है, ओरल कैविटी के पीछे मिलने वाला है। और ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। कम्युनिकेट यानी कि बात नहीं करता है ना, वहां तक अपना जो है सब पहुंचा रहा है। ये कम्युनिकेट करता है ट्रेचिया के साथ जो कि विंड पाइप है। और विंड पाइप की बात करेंगे रेस्पिरेशन में, तो ट्रेचिया की अभी बात नहीं करेंगे, बस इतना समझ लेते हैं कि ट्रेचिया से ये कम्युनिकेट करता है और ऑसोफेगस से भी ये कम्युनिकेट करता है। और ऑसोफेगस डाइजेशन की काम की चीज है, ठीक है। तो फेरिंग्स किस किस से कम्युनिकेट कर रहा है ये हमें समझ में आ चुका है, ट्रेचिया जो कि विंड पाइप होता है और ऑसोफेगस से कर रहा है। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है ऑसोफेगस। क्या है, ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या कर रहा है, ये एक थिन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि स्टमक तक जाता है, ठीक है। तो क्या करने वाला है, ये स्टमक तक खाने को पहुंचाने वाला है। तो अगर अपन रिपीट करके देखें जितना अभी तक अपन पढ़ के आए हैं, क्या हुआ, माउथ से गया फूड, टंग और टीथ ने रोल निभा दिया, फिर गया फेरिंग्स में, ठीक है, और उसके बाद कहां चला गया, ऑसोफेगस में। और ऑसोफेगस क्या करना है, उसे स्टमक तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो सफर चालू हो गया ऑसोफेगस से फूड का, चालू होगा और खत्म होगा स्टमक पर। तो ऑसोफेगस के लिए इतना डिस्क्रिप्शन बहुत है। और अब बात करते हैं, अब गाड़ी कहां आके रुकी है फूड की, स्टमक पर। ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन की उसमें, यानी कि डाइजेशन की पूरी प्रोसेस में स्टमक एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए पेट गोल नहीं है, वो थोड़ा सा मिथ होता है हमें कि पेट बड़ा गोल मटोल हो गया है, ठीक है, लेकिन पेट का स्ट्रक्चर होता है ऐसा जे शेप्ड में होता है, ठीक है। इसका इमेज भी आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो स्टमक है वो एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये कहां पर लोकेटेड होने वाला है, ये ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में हमें मिलने वाला है। कहां पर मिलेगा, जो ऑसोफेगस का पाइप है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच में होता है स्टमक। अब ये क्या कर रहा है, ये यहां पर पार्शियल डाइजेशन स्टमक में ही हो जाता है, यानी कि जो आधा डाइजेशन है वो स्टमक में ही हो जाता है। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसके सिक्रेशन की वजह से फूड का पार्शियल डाइजेशन स्टमक में ही हो जाता है। और जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, यानी कि जो उसकी मस्कुलर वॉल्स होती है, ये हेल्प करती है उस फूड को मिलाने में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। और ये एक फूड का स्टोर हाउस भी है जहां पर फूड रहता है, धीरे धीरे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि गोडाउन भी बोल सकते हैं या स्टोरेज हाउस भी बोल सकते हैं इसे फूड का। तो हमें फेरिंग्स, ऑसोफेगस समझ में आ गया, जिनका डिस्क्रिप्शन छोटा था, बट स्टमक को एक और बार समराइज करते, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑसोफेगस के बीच में होगा, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है और यहां पर पार्शियल डाइजेशन हो जाना है। किसकी वजह से, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सीक्रेशन की वजह से। और जो स्टमक की मस्कुलर वॉल्स होती है वो फूड को मिक्स करने में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस के साथ हेल्प कर रही है और ये एक फूड का स्टोर हाउस भी है। तो यहां पर स्टमक का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। अब चलते हैं एलिमेंट्री कैनल के अगले इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ।
तो अब बात कर रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये सबसे बड़ा है पूरे एलिमेंट्री कैनल में। यानी कि सबसे बड़ा कौन है एलिमेंट्री कैनल में? पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सिर्फ इसका नाम ही स्मॉल है लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होती है। अब आप सोच के देखिए, अगर ये इतना लंबा है तो ये इतनी छोटे सी जगह में कैसे फिट हो जाता है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि क्या, इसका एक्सटेंसिव कॉइलिंग होता है, यानी कि ऐसा पूरा घुमा हुआ रहता है, तो ये इतना बड़ा होके भी कम जगह में आ जाता है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई है, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये स्पेस में इसलिए आ पा रहा है क्योंकि इसका कॉइलिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली किया है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो हर्बीवोरस है, ठीक है, कोई इंसान है जो वेजिटेरियन है, उसका क्या होगा लेंथ? उसका होने वाला है ज्यादा बड़ा, यानी कि उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा बड़ा होगा। और जो हम बात करें जो कार्निवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वेजिटेरियंस है, हर्बीवोरस है, उनमें जो इंटेस्टाइन है वो बड़ा है और कार्निवोरस में वो छोटा है? इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे कार्निवोरस हैं वो मीट खाते हैं और मीट क्या होता है? इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। यानी कि मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। और जो हर्बीवोरस है यानी कि जो वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं उनका क्या है? बड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है और वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उन्हें क्या चाहिए? थोड़ा सा बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? स्टमक से निकलने के बाद फूड का नंबर किस में आने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आने वाला है। और यहां पर बाकी की जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो यहां पर हो जाएगी। अब कैसे होगी? जो लीवर है और जो पैनक्रियाज है वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में देंगे, तो क्या होगा? यहां पर डाइजेशन होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स है उनमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं विलीज। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर पे अंदर बहुत सारी विलीज प्रेजेंट हैं, इन अबाउट मिलियंस में वो विलीज होती है जो कि क्या कर रही है? एक लार्जर सरफेस एरिया दे रही है उसे फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो पार्शियल डाइजेशन स्टमक में हो चुका था और बाकी का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। हमें क्या याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में? ये काफी बड़ा है और कॉइलिंग की वजह से छोटी सी जगह में फिट हो जाता है। हर्बीवोरस में होने वाला है लॉन्ग और कार्निवोरस में होने वाला है छोटा। और लीवर और पैनक्रियास के डाइजेस्टिव जूसेस यहां पर आएंगे और डाइजेशन कंप्लीट करवाएंगे। और एक और चीज क्या होने वाली है? इसके अंदर प्रेजेंट है मिलियंस में विलीज जो कि उसे लार्जर सरफेस एरिया देती है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं लार्जर इंटेस्टाइन की। अब लार्जर इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है? जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन ये लेंथ में छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब आप बोलोगे सर ये अजीब टाइप का कंफ्यूजन कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन उसका नाम रखा जो कि बड़ा है और इसका रखा है लार्ज इंटेस्टाइन जबकि ये लेंथ में छोटा है। इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डायामीटर में बड़ा है। क्या हो रहा है? ये लेंथ में तो छोटा है स्मॉल वाले से लेकिन इसका डायामीटर बड़ा है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले ज्यादा होती है और इसीलिए हम इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, इसको लार्ज क्यों बोला जा रहा है। और यहां पर क्या होता है? अपेंडिक्स यहीं पर होता है। ठीक है, तो चलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन हम समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं अगला कौन है। तो अब बात करेंगे हम रेक्टम की। रेक्टम क्या है? एक चेंबर है जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है, एक लास्ट ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करने वाला है? फैकल मैटर को टेम्पररी स्टोर करने वाला है। ठीक है, यानी कि जो बॉडी से वेस्ट निकलता है ना उसको टेम्पररी कौन स्टोर करने वाला है? रेक्टम का। रेक्टम का एकदम सिंपल काम है, छोटा सा काम है। वो क्या करेगा? स्टोर करता है उस फैकल मैटर को टेम्पररी। ओके, अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल के लास्ट चीज पर हम आ चुके हैं, यानी कि एनस की। एनस क्या है?
ये लास्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो फैकल मैटर वहां पर स्टोर है, अब वो रेक्टम से कहां पर आने वाला है, एनस में आने वाला है, और यहां से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट मटेरियल्स है, वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और ये प्रोसेस होती है एनल स्फिंक्टर की मदद से, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया, रेक्टम स्टोर कर रहा है, एनस उस वेस्ट को निकाल रहा है। तो यहां पर हमारा एलिमेंट्री कैनल खत्म हो जाता है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, हमने देखा था ह्यूमन के डाइजेशन में दो ही रोल है इंपॉर्टेंट, एक एलिमेंट्री कैनल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनल हम फिनिश कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो अब हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो हमें पहली चीज देखने को मिलती है वो है सलाइवरी ग्लैंड। यानी कि पहले कौन से ग्लैंड की बात करने वाले हैं हम, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये क्या होता है, तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है, तीन टाइप्स में डिवाइडेड होता है। जो पहला है वो है पॉरिटियल ग्लैंड, ठीक है, और जो दूसरा है वो होता है सब मैंडिलियर ग्लैंड, और तीसरा होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये थे हमारे तीनों ग्लैंड्स, हमें समझ में आ गया। पॉरिटियल ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया, और कौन सा हो गया, सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो गया। अब यहां पर क्या होता है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये सीक्रेट करता है सलाइवा। सलाइवा समझते हैं ना, जो थूक होता है, जो कि फूड की मिक्सिंग में हेल्प कर रहा है। तो क्या होने वाला है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है, सिक्रेशन करता है किसका, सलाइवा का, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा है वो एंजाइम, हमें याद रखना है। ये क्या सीक्रेट कर रहा है, ये सलाइवा सीक्रेट कर रहा है, और उसमें जो एंजाइम होता है, जो सलाइवा में जो एंजाइम होने वाला है वो कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज। अगर ये याद कर लिया ना आपने, तो आप बहुत ज्यादा इस टॉपिक को समझ जाएंगे अच्छे से, और आपका ग्रिप बन जाएगा कि यहां इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। क्या कर रहा है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 7 पर, ठीक है। ये चीज भी हमें क्लियर हो गया कि ये कन्वर्जन भी दिखा रहा है। और यहां पर पता है क्या होता है, इसके ही कारण आपका जो मुंह है, जो माउथ है, उसमें वाटर आ जाता है जब भी आप खाने को खाते हैं या उसके बारे में सोच रहे होते। होता है ना, कुछ अच्छी चीज देखते तो अपन बोलते हैं अरे मुंह में पानी आ गया अब तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो सलाइवरी ग्लैंड की वजह से हो रहा है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला जो था सलाइवरी ग्लैंड। इसको एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं, तीन टाइप्स में होता है, यहां पर दिख रहे हैं। ये क्या सीक्रेट करने वाला है, सलाइवा, जिसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, और ये कन्वर्ट करेगा स्टार्च को शुगर में एक ऑप्टिमम 7 pH पर। और इसीलिए हमारा माउथ क्या होता है, इसकी वजह से वाटर से फिल हो जाता है जब भी हम कुछ खाते हैं या उस खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो बात करते हैं अब सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड की, कि दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है। अब बात कर रहे हैं दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड की, जो कि है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यानी कि अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में कि कैसे ये हेल्प आउट कर रहा है। देखिए, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, वो क्या क्या सीक्रेट करने वाला है, ये HCl सीक्रेट करेगा, पेप्सिन सीक्रेट करेगा और म्यूकस देता है। क्या क्या दे रहा है, HCl दे रहा है, पेप्सिन दे रहा है और म्यूकस दे रहा है। HCl का भी अपना इंपॉर्टेंस है, पेप्सिन का भी अपना इंपॉर्टेंस है और म्यूकस का भी है। चलिए समझते हैं क्या होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा HCl है, हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। तो अब देखिए, ये जब एसिड रिलीज हो जाएगा स्टमक में, तो ये क्या करेगा, पूरे पेट में एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, pH हो जाएगा पूरा 2, ठीक है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है स्टमक में, किस लिए, फूड के डाइजेशन के लिए। और इसकी वजह से अब क्या होगा, जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसका भी डाइजेशन में एक अलग ही रोल होता है। अब जो पेप्सिन होता है ना, वो पहले क्या होता है, पेप्सिनोजन होता है। जैसे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ तो वो पेप्सिनोजन क्या बन जाता है, एक इनएक्टिव एंजाइम से एक एक्टिव एंजाइम बन जाएगा पेप्सिन, जिसका डाइजेशन में अलग रोल होता है। और अब ये म्यूकस क्या करने वाला है, ये म्यूकस पता है क्या करने वाला है, म्यूकस स्टमक की वॉल को कवर कर लेता है। क्या कर लेता है, स्टमक की वॉल को कवर कर लेता है, ताकि उस वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई दिक्कत ना हो, उससे उसका प्रिवेंशन करता है, ताकि जो HCl है जो सीक्रेट आउट हुआ है बहुत ज्यादा स्टमक में, उससे दिक्कत ना हो। तो म्यूकस क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम में फूड को डाइजेस्ट करवा रहा है, और HCl एक पूरी सराउंडिंग दे रहा है, एक एसिडिक मीडियम पूरा वहां पर क्रिएट कर रहा है, ऑलमोस्ट pH 2 तक। अब क्या होता है, अगर एसिड बाय चांस अगर ज्यादा रिलीज हो जाता है तो क्या होता है,
एसिडिटी हो जाती है। ये कुछ केसेस में हमारे साथ सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, एसिडिटी हो गई है। लेकिन एक नॉर्मल एसिड तो सबको चाहिए ही होता है, सबकी बॉडी में लेस क्वांटिटी में एसिड सीक्रेट होता ही है। क्यों हो रहा है ये? क्यों? क्योंकि डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है। तो जो दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, हमने देख लिया है वो क्या सीक्रेट करेगा और उन तीनों का रोल क्या क्या उसमें रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ। तो अब जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का और ये सीक्रेट करने वाला है बाइल जूस। ठीक है, क्या सीक्रेट करेगा? बाइल जूस सीक्रेट करेगा। और इस बाइल जूस की वजह से क्या होने वाला है, जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या बन जाएंगे? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वैसे आज ही आपको पता चला होगा कि लीवर भी डाइजेशन में काम आता है। ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जो कि क्या सीक्रेट कर रहा है? बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है। फैट मॉलिक्यूल्स को जो बड़े बड़े हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स बना देता है। तो अब बात करते हैं अगले डाइजेस्टिव ग्लैंड की, जो कि है पैनक्रियाज। अब ये पैनक्रियाज क्या करता है? ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करने वाला है। ठीक है, ये हमारा लास्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है पैनक्रियाज। ये क्या कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और इसमें एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि अमाइलेज, ट्राइप्सिन और लिपेज जैसे। और ये आपको याद होने चाहिए, यानी कि आपको देखो लीवर में हमने ये याद रख लिया वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। यहां पर आपको याद रखना है पैनक्रियाज क्या करने वाला है। इसका एकदम सिंपल है, उसके नाम जैसा ही है, पैनक्रियाटिक जूस वो देने वाला है। ठीक है, और यहां पर जो एंजाइम्स होंगे आपको याद होना चाहिए कौन कौन से, बड़े सिंपल है, एटीएल। क्या कर दिया? एटीएल, यानी कि अमाइलेज, ट्राइप्सिन और लिपेज। अब ये क्या करता है? ये कनेक्टेड होता है, यानी कि जो पैनक्रियाज है ये कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। किसके थ्रू? इसके पैनक्रियाटिक डक्ट की वजह से। तो जो हमारा पैनक्रियाज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, किसकी वजह से? इसके पैनक्रियाटिक डक्ट की वजह से। तो ये हमारा लास्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी खत्म होता है। तो अब सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने समझ लिया है, एलिमेंट्री कैनल को भी अच्छे से समझ लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, जो न्यूट्रिशन था ह्यूमन बीइंग्स में वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है प्रोसेस इन्वॉल्व इन डाइजेशन, यानी कि कौन कौन सा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है ह्यूमन के डाइजेशन में। उसका आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। अब आप एक चीज तो समझ ही चुके हैं कि डाइजेशन 4 पार्ट में होता है। पहला होगा इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। तो इस चैप्टर में ये जो मैकेनिज्म आपका बच रहा है लास्ट में, एक जो एकदम बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ये हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े में पढ़ा है और अब यहां पर एक खट्टा आ गया है। तो ये आपके लिए रहेगा, इसे आपको समझना है और चेक करना है क्या इस वीडियो लेक्चर में हमने ये पूरा कवर किया है। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये भी इसके साथ क्या होता है, मैकेनिज्म आप लोगों के भरोसे, यानी कि इसे आप समझने वाले हैं और अच्छे से देखने भी वाले हैं। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये वैसे भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इसी के साथ जो न्यूट्रिशन का पार्ट है वो यहां पर ओवर होता है। हमने सारे टॉपिक्स और सारे बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो मैं मिहिर शर्मा इसी के साथ विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज